नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम अब देखने वाले हैं इस एसएससी जेईई एग्जाम के अंदर फर्स्ट रैंकर की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट रैंकर जो प्रीवियस है, इस साल का तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 2022 का तो रिजल्ट नहीं आया, पर उससे जो प्रीवियस वाले थे उसके जो फर्स्ट रैंकर है, जो वहाँ लक्ष्य से जो मैंने बात की अच्छे से आराम से इस बारे में भी, और उससे पहले भी इवन पुराना जो है विनीता जो थी वो फर्स्ट रैंकर नहीं थी, लेकिन वो टॉप 10 के अंदर थी। तो वहाँ पे जो उसकी 8th रैंक थी वो उससे बात की उससे कि विनीता क्या क्या स्ट्रेटेजी है, लक्ष्य क्या थी स्ट्रेटेजी। तो वो जो कहानी इसका क्लब होके आई है, सामने आई है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी जानना। और वो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि आग से निकलती हुई एक चीज़ है, जो सीधी सीधी बोली कि सर अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये वो चीज़ है जो कि अल्टीमेटली मेरे सक्सेस के अंदर काम आई। और ऐसी स्ट्रेटेजी को लेके भी हम टॉपर स्टॉक लेके आने वाले हैं आपके सामने भी, वो भी हम अलग से बात करेंगे। बट इस वीडियो के अंदर हम सीधी सी बात करेंगे कि वास्तव में एसएससी जेईई एग्जाम को अगर हम टारगेट करते हैं तो उसके लिए स्पेशली फर्स्ट रैंकर या फिर टॉप 10 के अंदर रैंक लाने वाले लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो फर्स्ट रैंकर की ही बात कर रहा हूँ, उसके सिवा 8th रैंकर विनीता की बात कर रहा हूँ, उनकी स्ट्रेटेजी को ही मिला के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी हर बार जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी तो अपनी कहानी होती है, बट क्या पता आपको कौन सी चीज़ अपने अकॉर्डिंग बैठ जाए। तो सबसे पहले बताता हूँ कि जो फर्स्ट रैंकर है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम मतलब जिसको पाना चाह रहे हैं, जिस एग्जाम को हम क्रैक करना चाह रहे हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ कि हम कट ऑफ निकल जाए या कट ऑफ से इधर रह जाए, कुछ 2 नंबर से आगे निकल गए, 2 नंबर से पीछे निकल गए, इसकी वजह सीधा उस पार पहुंच जाए कि मतलब जहाँ कहते हैं ना सक्सेस एंड होती है। फर्स्ट रैंक का मतलब सक्सेस जहाँ एंड होती है, मतलब वो जब बात करते हैं हम तो मतलब मैं इसको ये कहता हूँ कि तुम वहां पहुंच जाओ जहां पर सक्सेस एंड होती है, तो उसकी एक अपनी अलग खुशी होती है। तो उससे मैं बात करता हूं तो मतलब एक वो वाइब भी आती है। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि यहां पर अगर हम बात करें क्या स्ट्रेटेजी रही थी, तो इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी थी उसमें सबसे पहली चीज थी फायर। सबसे पहली जो चीज थी वो थी फायर। फायर का मतलब क्या है यहाँ पे? फायर का मतलब सीधी सी बात यह है कि दोनों के साथ, जैसे मैं विनीता के साथ बात करता तो उसकी अलग कहानी थी, मतलब वहाँ पर वो अपने एक जो कहानी है उसको, अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को उसने अपने जब मोड़ा कि मेरे को एसएससी जेईई को ही टारगेट करना है, जब पहले उसके दिमाग में कुछ अलग चीज़ चल रही थी और उसको छोड़ के जब एसएससी जेईई की तरफ आई तो एसएससी जेईई उसके लिए होल सोल एक प्राइम पर्पस बन गया था। आपको बता दूं कि पहले वो अपने एसएससी सीजीएल को ड्रीम को पूरा करने वाली थी और लास्ट स्टेज पे करी जाती थी, लेकिन देन फिर उसने उसको छोड़ा एंड देन उसने एसएससी जेईई को टारगेट बना लिया। सेकंड, जैसे मैं फर्स्ट रैंकर की बात कर रहा हूं तो वहाँ वो गेट के एग्जाम की तैयारी करता। लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ तो वो गेट के एग्जाम की तैयारी करता, पूरे अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ के गेट को फोकस किया। वहाँ पर पीएसयू उसके लिए टारगेट था। एंड आपको पता ही है दोस्तों कि गेट के अंदर अगर अच्छी रैंक आती तो हम उस पीएसयू को टारगेट कर पाते हैं। एंड बीच रास्ते में जब उसको लगा कि शायद कहीं मेरे 19-20 लाख की वजह से, क्योंकि ये बहुत डाइसी हो सकता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे इसी साल बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, उसको इंप्लीमेंट करनी है एंड देन टेस्ट में उसको परफॉर्म करना है। अगर कहीं 19-20 की वजह से मुझे अगर इतनी अच्छी रैंक नहीं मिली जो कि पीएसयू के लिए जरूरी होती है, तो फिर मैं इतना बड़ा चांस नहीं ले पाऊंगा कि वापस मैं 1 साल और वेट करूं पीएसयू के लिए। ओनली मैं अच्छी रैंक ले आऊंगा लेकिन मैं क्या पीएसयू के लिए वेट कर पाऊंगा? तो उसने अपने वो सारी फायर को फिर एसएससी जेईई पे लगाई। तो इन दोनों ही केस में, चाहे वो विनीता केस हो चाहे वो इस फर्स्ट रैंकर केस हो, फायर थी बहुत तगड़ी वाली कि इस एग्जाम को तो फोड़ ही देना है, मतलब ये एग्जाम है तो मुझे फोड़ ही देना है इसको। आपके पास वो कोई भी रीजन रहा हो, आपको ये होना चाहिए सबसे पहले दोस्तों कि जो ये एग्जाम है आपकी फायर से बहुत नीचे है, आपकी अंदर की बर्निंग फायर बहुत होनी चाहिए। इफ एंड बट सारे के सारे वो सब चीज जल जाती है उसके बीच में। लेकिन अगर आप ये लग रहे हो कि हाँ एक एग्जाम फील किया है, कभी एग्जाम निकलेगा क्या, एयर में निकल जाए कभी तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आप एक फायर के साथ जाओ, क्योंकि मैं टॉपर की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जब स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो इवन मैं अपने शब्द भी नहीं रखूंगा, मैं वहाँ पे जो उनका सार निकल क्या है वही रखूंगा यहाँ पे। अदरवाइज मेरे कुछ अपने वर्ड हो सकते हैं, मैं अपने कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी इस टाइम पे इस टॉपिक के अंदर जब इस वीडियो में बात करूंगा तो केवल उनके बात करूंगा। तो उनका सीधे सा जो तरीका था वो दोनों चीजें ये थी कि वो किसी और को टारगेट कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने एकदम टारगेट एसएससी जेईई पे किया था, और फिर जब किया एसएससी जेईई को तो फुल्ली डेडिकेटेडली किया उन्होंने। अपना पूरा जो 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है वो पूरा अच्छे से लगाया इसके ऊपर, और पूरा फायर की तरह एक तरफा फोड़ा है, एग्जाम को एक तरफा फोड़ा है। मैं बता दूं जैसे फर्स्ट रैंकर की बात करूं तो फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर में बहुत डिफरेंस था। तो इतना एक तरफा फोड़ने के लिए जो फायर चाहिए वो फायर आप में होनी चाहिए। वो फायर आप आज ढूंढिए, आपके पास जो रीजन है वो क्या है, और सबके पास अपने अपने रीजन होते हैं, बस उसको उसी पे फोकस करना है। आप सोचिए कि मैंने इस पूरी कहानी को केवल 3 शब्दों में समेट दिया है, उनमें से पहला शब्द सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायर हो चुका है यहाँ पे, और ये फायर अप एंड डाउन होता रहता है। आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जब चालू करते हैं तब भी थोड़ा डर लगता है कि यार बहुत सारी जीके, कुछ लोगों के लिए जो जीके इंपॉर्टेंट हो गई थी, कुछ लोगों के लिए टेक्निकल इंपॉर्टेंट हो गया था। जैसे मैं विनीता की केस में बात करूँ तो उसके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना एक क्रूशियल फैक्टर हो गया था, और अगर मैं लक्ष्य की बात करूँ तो वहाँ पर उसके लिए नॉन टेक्निकल पढ़ना एक क्रूशियल फैक्टर हो गया था कि जीके भी पढ़नी मुझे। तो ये दोनों ही फैक्टर थे, लेकिन ये फैक्टर बहुत कम हो जाते हैं जब अंदर एक डिजायर होती है, एकदम फायर होती है। तो देन उसके बाद उन्होंने जब काम शुरू किया था तो ये जो फायर है ये बीच बीच में कम और ज्यादा होती रहती है, बीच में बहुत सी बार वापस डिमोटिवेशन आता है पढ़ते वक्त। ऑब्वियसली
ऑब्वियसली आप इंसान हैं, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि राइट क्वेश्चन पूछते रहें। हर इस पूरी तैयारी के दौरान राइट क्वेश्चन पूछते रहें। हर स्टेप पे जहाँ आपको कुछ 19-20 लगे तो अपने 2-3 लोग अगर पकड़ लें अपने आसपास सर्कल के अंदर, जहाँ से बात करते रहें, अपने आप को काम डाउन करते रहें, अपनी स्ट्रेटेजी बताते रहें, आप किसी सर को, अपने किसी गाइड को पकड़ लें, उससे बात करते रहें हमेशा, तो वो फायर आपकी बनी रहेगी कंटिन्यू थ्रू आउट। आपको अपने आप पे डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप सेल्फ ड्रिवन होंगे ना तो आपको हल्का सा दिया हुआ सहारा भी आपको मंजिल तक पहुंचा जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा डेडिकेटेडली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो मुझे फायर देगा या आज मोटिवेशन आएगा तो मैं पढ़ूंगा, आज मजा नहीं आ रहा, तो फिर वहां फायर कम है, इसका मतलब बहुत ज्यादा कम है। देखिए फायर ऐसी चीज होती है कि वो कभी भी हर दिन फुल्ली चार्ज नहीं होते हो, आप कभी फुल्ली चार्ज नहीं होंगे। तो आप ऐसे टेंशन मत लीजिए कि मैं फुल्ली चार्ज होऊंगा तभी पढ़ाई करूंगा, मुझे में फुल्ली चार्ज क्यों नहीं हूं। आप जिस भी जगह पे हैं उसके अंदर बस आप रोजाना अपने आप से राइट क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ये फायर बढ़ती है। तो इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, राइट क्वेश्चन पूछना कि यार ठीक है चलो मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ या मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ या मेरे को ये टॉपिक में थोड़ा डाउट आ रहा है या मेरी जो इसके अंदर पढ़ते हुए जो थ्योरी है उसके अंदर कुछ डाउट आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, अपना राइट क्वेश्चन पूछे। आपको डाउट आया, आप टेंशन में आ गए कि यार मुझे तो ये भी नहीं हो रहा, फिर तो एग्जाम में कैसे होगा, मेरी तो स्पीड भी इतनी, टेस्ट दिया तो टेस्ट में नंबर नहीं थे, मैं तो 1 घंटे पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ, मेरे कैसे नंबर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए, राइट क्वेश्चन पूछिए जो आपकी इस फायर को तेज कर देते हो। तो आप जब भी राइट क्वेश्चन पूछेंगे उस राइट क्वेश्चन के लिए आप हम लोगों से टच में भी रह सकते हैं या किसी भी गाइड के साथ टच में रह सकते हैं, वो आपको हमेशा राइट क्वेश्चन की तरफ डायरेक्शन में लेता जाएगा। तो पहली जरूरी चीज है सर इसके अंदर फायर, वो आप में होनी बहुत जरूरी है। एंड देन सेकंड की बात करूंगा तो जब उनकी बात की तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि उनका सर बाकी सब चीजें बाद में, पहले है सब्जेक्ट मैनेजमेंट, कि सर सब्जेक्ट की सारी कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक अलग महत्व होता है, एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, उसका अलग फोकस होता है। तो वो सब्जेक्ट की प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। तो यहां पर मैं बात कर लूं जैसे कि यहां पे टेक्निकल आपको पता ही है कि 100 मार्क्स का वहां आएगा और नॉन टेक्निकल भी 100 का आ रहा है, जहां 50 आपके लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग है, 50 आपके लिए जीके जीएस है। तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि आप इसमें कितना स्कोर करेंगे, इसमें कितना स्कोर करेंगे और कितना स्कोर आप कर सकते हैं, एक एवरेज कितना जीके के अंदर आप कर सकते हैं, आप जीके में कितने अच्छे हैं और ऐसे टेक्निकल में आप कितने अच्छे हैं। जैसे कि मैं बात करूं विनीता की, तो विनीता को पता था कि वो जीके और एप्टीट्यूड में अच्छा करेगी, लेकिन टेक्निकल में उसको एक डिसेंट सा स्कोर करना है कि ताकि उसको अच्छा कर जाए। और जैसे मैं बात करूं फर्स्ट रैंकर की लक्ष्य की, तो वहां पे उसको पता था कि टेक्निकल में वो अच्छा करेगा, लेकिन उसको पता है कि जीके में मैं कितना कर सकता हूं और रीजनिंग में कितना कर सकता हूं। तो उस हिसाब से सब्जेक्ट की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के अंदर भी, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर उसकी प्लानिंग क्लियर थी। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी प्लानिंग क्लियर थी कि सर सबसे पहले मेरे को मशीन पावर सिस्टम जो थे उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें हैं उनकी, वो जो आपके टॉपर्स है वो क्या कह रहे हैं, मैं अपनी बात डाल ही नहीं रहा हूं उसके अंदर, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं जो मुझसे पढ़ते हैं कि मैं नेटवर्क बेसिक टूल्स को डील करता हूं, मैं और किशोर सर हम लोग उसको डील करते हैं। कोर सब्जेक्ट जो है मशीन पावर सिस्टम को हमारी अलग फैकल्टीज डील करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी जो प्लानिंग थी वो पहले ये थी कि सर मैंने मशीन पावर सिस्टम पे पूरा टारगेट दिया, उसमें कंफर्ट जोन पैदा किया। उसके बाद फिर जो अगली स्ट्रेटेजी थी उसमें हमने इस तरह से नेटवर्क को लिया एंड देन मेजरमेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इनको लिया, जिसमें मेजरमेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरह से लिया कि वो सारा सार जल्दी कम टाइम में हमारे पास पहुंच जाए, तो उसको शॉर्ट नोट्स में कवर कर लें इसको। एंड देन प्रैक्टिस जो थी उसमें मशीन पावर सिस्टम पहले लेके फिर नेटवर्क के बारे में प्लानिंग करके, क्योंकि नेटवर्क के अंदर जनरली हो जाता है लेकिन मशीन पावर सिस्टम को आपको पढ़ना पड़ता है अच्छे से, उनको पढ़ के एक टेक्निकल का बेस बनाया। पैरेलली जीके रोजाना कंटिन्यू करते रहे। जीके के अंदर हर बार कोई ना कोई एक चीज को उठा के, जैसे इकोनॉमिक्स है उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आना है, उनकी सारी जो भी बातें उनका सारा ये था कि सर जितना कम आना है तो उसमें से बस मान लिया कि मैं इसमें से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, तो जो भी मैं चीज सीखता हूं अपने आप को हल्का कर दिया मैंने। जब बर्डन बढ़ने लगा तो मैंने अपने आप को हल्का कर दिया कि मैं इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब मैं पढ़ने लगा तो अपने आप मुझे वो चीजें फिर अच्छी लगने लग गई कि यार जब कुछ इसमें से एक भी नंबर नहीं करना तो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 2-3 चीजें ऐसे हो गई कि वहां एग्जाम में काम में आ गई थी। तो इस तरह से सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। तो आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से आप प्रायोरिटी देने वाले हो, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके कौन से वीक पॉइंट्स है, तो वो प्लानिंग आपकी होनी जरूरी है। एंड देन थर्ड नंबर पे आता है इसके अंदर जो उनकी पूरी प्लानिंग का जो सार है, उसका सार बता रहा हूं मैं। थर्ड था आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं सुबह कब उठूंगा, रात को कब सोऊंगा, दिन में कब खाना खाऊंगा, ये सब नहीं। ये सब बच्चों वाली बातें, ये सब बच्चों वाली बातें। एक बार जब आप बात करते हो ना दोस्तों, जब आप टॉपर से बात करते हुए बैठ के वाइब्स लेते हो ना, तो उनकी कहानी और अच्छे से आपको फील हो जाती है कि यार ये अब बच्चों वाली कहानियां नहीं है कि ये पूछे कि सुबह कितने बजे उठते थे, अच्छा एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे। ये सब कहानी खत्म हो गई थी। सुबह और शाम एक ही चीज थी सर, एक ही धुन थी। हाँ एक दिन थक गए तो उस दिन लेट गए, उस दिन हम फ्री रहे, उस दिन अपने आपको हल्का किया, कुछ ज्यादा बॉडी हीट हो रही थी तो हल्का किया अपने आपको। बाकी सुबह शाम मजा आ रहा है तो पढ़ने में पूरे लगे हुए। जब पहली चीज क्लियर थी फायर, तो फायर है तो बस फिर अब लगे हुए कंटिन्यू, मजा आ रहा है। मतलब नीचे मतलब जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है और वहां पे कागज के साथ लिखते जा रहे हैं कि इसमें ये क्या होगा, इसमें क्या होगा। जमीन पे बैठे हैं, ये भूल गए कि एक बार के लिए टेबल कहाँ गई या अपना जो बेड है वो कहाँ पे, बस वहीं जमीन पे लिख रहे हैं, उसके अंदर नोट्स बना रहे हैं, इसको क्लब कर रहे हैं। अच्छा वहां से लिया है, फिर कान में लगा के लिखा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात थी। इस तरह से वार स्ट्रेटेजी पे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो वो एक बहुत जरूरी चीज होती है वहां पे। देन ये टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तो ये टाइम मैनेजमेंट है कि आपके 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन दोनों का यही कहना था कि सर ना केवल ऑब्जेक्टिव में, इवन मेंस के अंदर भी, जहां मेंस 300 नंबर का था, 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव था, उन दोनों के अंदर ही टाइम सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है हमेशा। हमको आता बहुत है और उसको लिखने के अंदर जो टाइम लगता है वहां पे वो कम होता है। तो यानी कि आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने हैं वो पहले बन जाएंगे, वो लास्ट में नहीं बनेंगे। तो लास्ट में तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर देने हैं। तो यह पेपर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसने कहा कि सर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स किए, आईईएस यानी कि यूपीएससी के जो एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विस, उसके पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस किए और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थे वही क्वेश्चंस किए और प्रीवियस क्वेश्चंस किए और टेस्ट क्वेश्चंस दिए। ये ज्यादा मेरे लिए वेटेज था, बजाय कि सब्जेक्ट पढ़ते वक्त जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैंने थोड़े कम किए, ये इनका कहना था। विनीत का भी सेम यही कहानी थी कि उसने कहा कि सर मैंने टेक्निकल पे जरूर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए, बाकी सब में मैंने पेपर्स पे डिपेंडेंट थी मैं, कि मैं पेपर्स ही करूंगी। तो ये सारी की सारी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं कि जो ये टाइम मैनेजमेंट है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसकी आपकी जो एक प्लानिंग है ना, वो एक बार के लिए सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, इवन स्टार्टिंग में तो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, स्टार्टिंग में दोनों इसलिए स्टेप मैंने फर्स्ट और स्टेप 2 लिए। स्टेप 2 को कवर करने के बाद फिर धीरे धीरे स्टेप 3 कवर करेंगे आप, जहां पर आप हर दिन नाइट को 1 घंटे के अंदर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये 3 स्टेप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जे को ध्यान में रखते हुए। तो इन तीनों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए आप। और ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है और ऐसे टॉपर्स को हम बुलाते भी रखे आएंगे। आपकी इसी उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम हमेशा एक टॉपर्स टॉक की सीरीज चालू करने वाला हूं मैं, जहां पर हम सैटरडे को ही एक हर दिन हर बार कोई ना कोई टॉपर को आपके सामने रूबरू करते रहेंगे, ताकि आप लोग अपने आप मोटिवेटेड रहे। और इस पूरी प्लानिंग के अंदर उत्कर्ष आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो उसके लिए भी आपको पता ही है कि उत्कर्ष हमेशा इस मामले में सबसे आगे रहा है। और स्पेशली अब तो 100 के होने के बाद हमने एक तरह से कहते ना युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है एसएससी जेईई को एग्जाम को लेके। तो वहां के लिए भी आपके पास भारी भरकम छूट है। यहाँ पर 25 अप्रैल से 1 मई तक के लिए एक साप्ताहिक मेला चल रहा है, जहां पर तो हमने और छूट भी दे रखी है। वहां पर अगर हम बात करें तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करनी है, अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले कर सकते हैं, हम उसके लिए भी तैयार। आप जानते हैं उत्कर्ष के कि हम उत्कर्ष के इंजीनियर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे भी सारी चीजें यहाँ पे आपके पास प्रोवाइड करते हैं। बट इसके सिवा भी अगर आपको क्योंकि ऑब्वियसली एसएससी का एग्जाम सामने है, इसमें अगर आप चांस नहीं ले सकते, तो अगर आपको पूरी अच्छे से प्लानिंग करनी है, पूरी अच्छे से तैयारी करनी है, तो उसके लिए कोर्सेज भी हैं हमारे सामने। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज ले सकते हैं, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज ले सकते हैं। 800 से ऊपर घंटे के कोर्सेज है, यानी कि इसमें हर चीज कवर है, डिटेल में सब कुछ समझा रखा है अच्छा खासा। और उसके चार्जेस इतने कम है, मतलब आप सोच लो कि अगर आप 800 घंटे के आसपास का अगर कोर्सेज है, उसके चार्जेस इस टाइम पे 1500 रुपए। और ये केवल इस साप्ताहिक मेले में 25 अप्रैल से 1 मई तक का जो चल रहा है साप्ताहिक मेला उत्कर्ष पे, उसकी ये है अब रेंज। अदरवाइज 3500 कोर्स के रेट है, लेकिन अभी ये 1500 हो गए। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को लाइव फ्रॉम क्लासेस कोर्स करना है, यानी कि ऑनलाइन अगर मेरे को लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव डाउट पूछना है, लाइव के अंदर भी बिल्कुल वही फीलिंग आती है जैसे कि आप सामने बैठ के पूछ रहे हैं, तो वो वाला कोर्स भी इस टाइम पे 3000 रुपीज में चल रहा है। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास का कोर्स लेना है तो इसकी चार्जेस 15,000 रुपए, जो 25,000 का जो एक कोर्स होता है पूरा, आप देखेंगे मार्केट के अंदर की लगभग 25 से लेकर 30, 33, 35 तक ये कोर्स की रेट होती है, वो आपके लिए इस टाइम पे केवल 15K के अंदर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सीरियस स्टूडेंट है ना, उसको ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। दोनों के सेपरेट कोर्स है। हिंदी माध्यम वालों के लिए जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा हिंदी में ही होगा, और इंग्लिश माध्यम वालों के लिए जो नोट्स लिखा जा रहे हैं इंग्लिश में है, बाकी बाईलैंग्वेज में हम समझाएंगे उसको। तो ये दोनों के दोनों कोर्स अवेलेबल है। और आपको बता दूं कि इसके लिए अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमारा सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ अगर कोर्स परचेज करना है तो आप यहाँ पे स्कैन है, आपको उसको स्कैन कर सकते हैं। फ्री डेमो एंड क्वेरी के लिए भी आप उसको स्कैन कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप के ऊपर जाके, और आप ये कोर्स ले सकते हैं। फिर से बता दूं मैं, अगर इवन आपको ये लगता है कि सर मुझे सेल्फ स्टडी करनी, तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी लेके सामने आते रहते हैं, कुछ नए कोर्स, थ्योरी वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ लेके आते रहते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इसी तरह से अपनी फायर को जलाए रखिएगा और उत्कर्ष को अपना प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।